हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। आज जो है हम कला एवं संस्कृति का नया बिल्कुल अलग से टॉपिक है ये, क्योंकि हमने जो है अभी मध्यकालीन स्थापत्य चल रही है, आधुनिक इसके बाद चलेगी, प्राचीन हम पढ़ चुके हैं। तीन बड़ी बड़ी शैलियाँ मैं बता रहा हूँ, आधुनिक, मध्य और प्राचीन। प्राचीन हम पढ़ चुके हैं, मध्य बिल्कुल लास्ट मोड पर है, इसके जस्ट बाद आधुनिक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मध्य में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ जो प्रांतीय शैली थी वो पढ़ चुके हैं, और मुगल शैली पढ़ चुके हैं। ये तीन पढ़ चुके हैं। इन तीन का पढ़ने का कारण यह है कि मध्यकालीन में इनका विकास हुआ, ये बनी। मध्यकालीन का मतलब 700 से 1700 के बीच में, तो 700 से 1700 के बीच में ये भी बनी है, ये भी बनी है, ये भी बनी है। लेकिन हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये जो दो शैली है, क्योंकि इनका भी विकास जो है इसी 700 से 1700 के बीच में हुआ है। लेकिन ये किसी क्षेत्र में है, पर्टिकुलर बड़े क्षेत्र में नहीं है, जैसे अवध में और कश्मीर में है। तो अवध में, अगर कश्मीर में अगर आपसे बात करूं तो इन शैली का विकास जो है अवध और कश्मीर में हुआ है। तो इसको जो है पढ़ना तो जरूर है, लेकिन इनकी कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट अलग से है इंपॉर्टेंस इसकी। तो अवध ये रहा आपका, यहां पर इसका विकास हुआ। कश्मीर आपका ये रहा, इनका विकास यहां पर हुआ। किस टाइम पर हुआ? इसी टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पीरियड का मतलब मध्यकालीन स्थापत्य कला का ही ये टाइम पीरियड था जब इसका विकास हुआ। तो कश्मीर का जो हुआ था 8वीं और 9वीं शताब्दी में। और आपको पता है ये कब से चल रही है मध्यकालीन? ये चल रही है आपकी 7वीं से, ठीक है। उसके बाद जो है अवध शैली का जो हुआ था वो हुआ था आपकी 18वीं में। अवध का जो हुआ था 18वीं में। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं वो वेरी कर जाती है, उसके बीच में क्या कर जाती है? वेरी कर जाती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि अवध शैली और कश्मीर शैली हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम कश्मीर और अवध शैली? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास का हिस्सा है। चलिए अब जो है मध्यकालीन इतिहास में जो अवध शैली और कश्मीर शैली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो है आपका अवध शैली हेडिंग डाल लीजिए आप। अवध शैली पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक नवीन विचार और आपके मुगल शैली। नवीन विचार और मुगल शैली, इन दोनों का प्रभाव देखा गया। किस पर? अवध शैली पर। मेरा कहने का मतलब यह है, अवध में जो अवध के नवाब थे, अवध के जो नवाब थे उनके खुद के दिमाग की एक उपज है, और कुछ मुगल शैली का प्रभाव इस पर देखा गया। मुगल शैली का मतलब मुगल किस टाइम पर थे? उसी टाइम पर मुगलों का शासन चल रहा था, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। उसी टाइम पर 17वीं 18वीं के टाइम पर अवध में इन्होंने विकास कर लिया, उनके नवाबों ने। तो नवाब ने किया, खुद अपने दिमाग की उपज है, कुछ मुगल से सीखा, तो दोनों का प्रभाव जो है अवध शैली पर देखा गया। तो नवाबों ने जो बनवाया वो कुछ धार्मिक था, कुछ धर्मनिरपेक्ष था। जो भी इन्होंने संरचनाएं बनवाई, जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर बनवाए, कुछ धार्मिक थे, कुछ धर्मनिरपेक्ष थे। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष से क्या मतलब है? धार्मिक का मतलब कुछ मस्जिदें बनवाई होंगी जो धर्म से रिलेटेड है, मुस्लिम या मुसलमान से रिलेटेड है। धर्मनिरपेक्ष वह है जिसका कोई धर्म से मतलब नहीं है, जो घूमने की जगह हो सकती है या फिर कुछ ऐसी अच्छी जगह हो सकती है जिसका धर्म में मतलब धार्मिक क्रियाएं वहां पर नहीं होती है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सेक्युलर, और धार्मिक का तो आपको पता है रिलीजियस। तो रिलीजियस चीजें भी बनाई हैं, और रिलीजियस के अदर मतलब कि सेक्युलर चीजें भी बनवाई है। तो वो जो संरचनाएं बनाई हैं हम उनको पढ़ेंगे जो वो संरचनाएं बनाई हैं, ठीक है। तो संरचनाएं जो बनाई है कुछ मुख्य हैं, जैसे कि आपका बड़ा इमाम बाड़ा, ये जो है लखनऊ में बनाया था। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में 1784 में, ठीक है। लखनऊ में बनाया था आपका बड़ा इमाम बाड़ा। और इस लखनऊ के अंदर बड़ा इमाम बाड़ा जो था, इसके अंदर जो है आपका अल्फी मस्जिद, ठीक है, अल्फी मस्जिद, और इसी तरीके से भूल भुलैया, ये सारी चीजें बनाई थी, ठीक है। जैसे अगर मैं बड़ा इमाम बाड़े की बात करूं, इधर आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपका इमाम बाड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका इमाम बाड़ा हो गया। तो इस इमाम बाड़ा का, ये तो इमाम बाड़ा हो गया, इसके परिसर में और भी कुछ छोटी छोटी चीजें बना रखी थी, इसके उसमें और भी छोटी छोटी मुख्य चीजें बना रखी थी। जैसे आपका अल्फी मस्जिद, अस्फी मस्जिद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्फी मस्जिद जो है इसी के अंदर बना रखी थी। दूसरा भूल भुलैया इसी के अंदर बना रखा था। और तीसरा इसी के अंदर जो है सीढ़ियों
वाला कुआं कहाँ पर बना रखा था? इसी के अंदर बना रखा था। सीढ़ियों वाला कुआं भी इसी के अंदर बना रखा था। तो आपको मैं बता रहा हूँ, लखनऊ के अंदर जो संरचना बनाई गई है, लखनऊ के अंदर जो संरचना बनाई गई है वो बड़ा इमामबाड़ा है, 1784 में बनाई गई थी। तो इसके परिसर में, परिसर का मतलब इमामबाड़ा यहाँ पर, इसका सामने का जो क्षेत्र है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि अल्फी मस्जिद, भूल भुलैया और सीढ़ियों वाला कुआं। इसी तरीके से आपका छोटा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में है, लेकिन इसकी डेट जो है 1738 में, इसकी डेट जो है 1738 में है। इसका जो है आपको समझना पड़ेगा कि छोटा इमामबाड़ा जो है इसकी जो डेट है इससे कम से कम कुछ साल बाद बनता है। तो ये जो है इसके बीच में, जैसे ये आपका छोटा इमामबाड़ा अगर मैं ले लूँ, ये छोटा इमामबाड़ा हो गया, तो इसमें जो है मकबरा बना हुआ है। मोहम्मद शाह उस टाइम के नवाब थे, तो मोहम्मद शाह एवं उनकी माँ का इसके अंदर क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। ध्यान से बिहार से सुन लीजिएगा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा के अंदर जो है 3 चीजें और बनी है उसके परिसर में। परिसर का मतलब उसके सामने का जो क्षेत्र है, अल्फी मस्जिद, भूल भुलैया, सीढ़ियों वाला कुआं। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ये भी 1738 में बना था। और इसमें जो है आपका जो वहां का जो नवाब थे उस टाइम के, मोहम्मद शाह और उनकी माँ, इससे जो है छोटे इमामबाड़े में उनका मकबरा बना हुआ है। क्या है? उनका मकबरा बना है। इसी के साथ जो है इसी में आपका तीसरा पॉइंट जो है, रूमी मस्जिद बनाई गई थी। रूमी मस्जिद ये भी लखनऊ में है, लेकिन ये भी आपकी 1784 में बनाई गई थी। ध्यान रखना, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों 1784 में बनाए गए थे। बड़े इमामबाड़े के अंदर ही अल्फी मस्जिद है, भूल भुलैया है, सीढ़ियों वाला कुआं है, ये सब लखनऊ में है। आपका रूमी मस्जिद जो है 1784 में ही बनाई थी, जैसे बड़ा इमामबाड़ा बनाया था। और इसको जो है, रूमी मस्जिद को जो है जलालुद्दीन रूमी नाम के एक फकीर थे, सूफी फकीर थे, उनके नाम पर यह दरवाजा बनाया गया था। सॉरी, रूमी दरवाजा, मस्जिद नहीं, सॉरी, रूमी दरवाजा, इसको करेक्ट कर लेना। रूमी दरवाजा जो है जलालुद्दीन रूमी के नाम पर बनाया गया था, जो कि सूफी फकीर थे 1784 में। तो ये आपका किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ये आपकी हो चुकी है अवध से रिलेटेड। तो अवध में अगर आपसे पूछे कि अवध के नवाब ने किस शैली का विकास किया, तो अवध शैली का विकास किया। और उस अवध शैली में छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, ये सब बनाए गए। और इनके निर्माण के लिए जो चीज प्रयोग होती थी, निर्माण के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, निर्माण के लिए, इसको बनाने के लिए क्या करते थे? गारे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग? गारे का प्रयोग करते थे, गारे का, मोर्टार जिसको बोलते हैं, मोर्टार। मोर्टार मतलब एक तरीके से इंग्लिश में इसका वर्ड है, गारे का प्रयोग करते थे। तो ये गारा किस तरीके से बनता था? गारे जो है कुछ चीज़ों का मिक्सर होता था, जैसे उस टाइम पर, जैसे कि आपको पता है इसको चिनना है, बनाना, तो वो गारे का प्रयोग करते थे। तो गारा ये मत समझ लेना कोई नाली का कोई गारा होगा, नहीं। गारे से मेरा तात्पर्य है कि ईंट की कुछ धूल ले लेते थे वो, उड़द की दाल ले लेते थे वो, पेड़ की गोंद ले लेते थे वो, ठीक है। इस तरीके सारी की सारी चीज़ों को क्या कर लेते थे? वो मिक्स कर लेते थे। पेड़ के गोंद, आपका इसी तरीके से ईंट की धूल, और आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चावल की भूसी वगैरह, ये सब इकट्ठा करके क्या है, उड़द की दाल वगैरह इकट्ठा करके इनका मिक्स कर लेते थे, पेस्ट बना लेते थे, गारा बना लेते थे, और उससे जो है इसका निर्माण करते थे। तो आप इसको जरूर प्लीज़ बना लिए अपने हिसाब से। ये पूरा जो है अवध शैली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगला जो है हम कश्मीर शैली की बात करेंगे। कश्मीर, तो हेडिंग डाल लीजिए कश्मीर। देखो, कश्मीर का एक अलग से इतिहास ये रहा है कि कश्मीर में दो प्रकार के शासकों का जो है शासन रहा है। 2 प्रकार से शासकों से मेरा मतलब ये है, जैसे ये कश्मीर हो गया, कश्मीर में 14वीं शताब्दी तक और 14वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी तक और 14वीं शताब्दी तक जो है हिंदू शासकों का कश्मीर पर शासन रहा है। और 14वीं शताब्दी के बाद जो है मुस्लिम शासकों का रहा है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, जब मुस्लिम शासक आ गए थे 1000 में, 1100 में, 1200 में, तो उन्होंने जो है धीरे धीरे सब में पकड़ बनाई। इसी क्रम में उन्होंने 14वीं शताब्दी में जो है कश्मीर पर पकड़ बना ली। तो वहाँ पर मुस्लिम शासकों का जो है 14वीं शताब्दी के बाद पकड़ बनी, उससे पहले तक हिंदू शासकों की थी। तो यहाँ पर हिंदू शासकों ने जो है
कश्मीर शैली में जो है अपने हिसाब से कुछ निर्माण किया, कुछ अपने हिसाब से मंदिर बनाए। तो यहाँ पर जो बनाया वो मार्तंड मंदिर था, सूर्य मार्तंड मंदिर, सूर्य मार्तंड मंदिर, ठीक है। ये भी आपका जो है कश्मीर के अंदर बनाया गया था, कश्मीर के अंदर। इसी तरीके से अवंतीपुर के मंदिर थे, अवंतीपुर का या पुर के मंदिर, 2 मंदिर हैं तो इसलिए 2 लिखेंगे, अवंतीपुर के मंदिर। ये भी आपका कश्मीर में है, ये भी आपका कश्मीर में। ये जो बनवाया था आपका उस टाइम का जो शासक था ललितादित्य, कश्मीर में ललितादित्य, उसने बनवाए थे। और अवंतीपुर के मंदिर जो है कश्मीर में अवंती था एक शासक, अवंती एक शासक था, उसने बनवाए थे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। 14वीं शताब्दी से पहले, मतलब कि ये जो मंदिर बने हैं 8वीं और 9वीं शताब्दी में बने हैं, तो 14वीं शताब्दी से पहले हो गया। तो हिंदू शासकों ने कश्मीर में सूर्य मार्तंड मंदिर ललितादित्य ने बनवाया, अवंती के मंदिर जो है अवंती ने बनवाया। तो ये 14वीं शताब्दी से पहले। अब 14वीं शताब्दी के बाद भी कुछ शासकों ने जो है, मुस्लिम शासकों ने बनाया है, जैसे कि आपका जो है जामिया मस्जिद, जामिया मस्जिद, ये आपको इधर दिख रहा है ना, ये सब ये जो आपको दिख रहा है ना जामिया मस्जिद। और इसी तरीके से आपका और भी चीज़ें बनाई हैं, आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें जो है अली मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब आपकी जो है बनाई गई हैं, ठीक है। जामे मस्जिद, अली मस्जिद, ये ध्यान रखना सब। जामा मस्जिद, अली मस्जिद, परी महल, ये सब जो है आपका कश्मीर के अंदर है, ठीक है, कश्मीर के अंदर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कश्मीर में भी जो है शासकों का जो है शासन रहा है। 14वीं शताब्दी से पहले हिंदू शासकों का रहा है, 14वीं के बाद मुस्लिम का रहा है, क्योंकि 12वीं से 11वीं से जो है मुस्लिम शासक आने लगे थे, तो उन्होंने कश्मीर पर पकड़ कर ली। उससे पहले हिंदू शासक थे, हिंदू शासकों ने भी कश्मीर शैली में कुछ विकास किया है, और आपका मुस्लिम शासकों ने भी कुछ किया है। तो आपको ये मोटा मोटा पता चल गया होगा कश्मीर शैली में कैसे कैसे हुआ। मुस्लिम शासक आए, उन्होंने अपने हिसाब से मस्जिदें बनवा दी, कुछ घूमने का स्थल बना दिया, परी महल वगैरह। इन्होंने आके जो है हिंदू शासकों ने अपने हिसाब से कुछ मंदिर बना दिए, सूर्य मार्तंड मंदिर, अवंतीपुर के मंदिर। अब इनकी कुछ शैली देखते हैं, इनकी शैली, जैसे कश्मीर की शैली। तो कश्मीर की शैली तो है ये दोनों की दोनों, क्योंकि कश्मीर में बनाई गई हैं, लेकिन कश्मीर की जो शैली है ये आपकी हिंदू शैली है, कश्मीर की जो शैली है ये हिंदू शैली है, और ये आपकी कश्मीर की शैली है, ये भी क्योंकि कश्मीर में बनाई गई है। लेकिन ये कौन सी शैली है? ये आपकी इस्लामी शैली है। कौन सी शैली है? इस्लामी शैली है, क्योंकि 14वीं शताब्दी से पहले जैसे कश्मीर में आपके भवन बने होंगे या मंदिर बने होंगे या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, आर्किटेक्चर बना होगा, वो आपकी 14वीं शताब्दी के बाद नहीं बने होंगे, क्योंकि 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे। तो अब आपका मैं 2 पार्टीशन में बदल देता हूँ, इसको 2 पार्टीशन में बदल देता हूँ, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इसको आपने उतार लिया होगा, आई होप, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो कश्मीर शैली की वास्तुकला जो हिंदुओं ने बनाई थी, कश्मीर वास्तुकला जो हिंदुओं ने बनाई थी, इसी तरीके से आपकी इस्लामी वास्तुकला, ये भी आपकी कहाँ पर थी? ये भी आपकी कश्मीर के अंदर थी, लेकिन ये आपकी 14वीं के बाद और ये 14वीं के पहले। पहले क्यों? क्योंकि पहले तक इनका 14वीं के पहले तक हिंदू शासकों का यहाँ पर शासन था, हिंदू शासकों का यहाँ पर शासन था। तो यहाँ पर कुछ आपको ध्यान रखना है, तीपतिया ट्राइफोल जिसको बोलते हैं, ट्राइफोल मेहराब यहाँ पर पाए गए। जो कश्मीर में जो हिंदू शासकों ने जो मंदिर बनवाए उसमें किसका प्रयोग होता था? त्रिपतीय ट्राइफोल का। त्रिपतीय ट्राइफोल का मतलब मैं डिजाइन बना देता हूं, एक यहां पर डिजाइन बना रहा हूं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। एक दो तीन त्रिपतिया ट्राइफोल, या फिर इंग्लिश में इसको बोलो 3 फोल मेहराब के। कश्मीर वास्तुकला में हिंदुओं ने जो बनवाया था ट्राइफोल, 3 फोल मतलब कि 3 फोल्ड एक तरीके से मेहराब में। तो 3 फोल्ड देख रहे हैं ना आप, चित्र को जरूर बना लेना ये अपने हिसाब से। अब आपका जो है दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा सीधे कोने वाले पिरामिडीय छत्र, सीधे कोने वाले पिरामिड छत। अब मैं इसकी क्या बात कर रहा हूं? सीधे कोने वाले पिरामिड छत का मतलब यह है कि आपका ये डायग्राम बना लीजिए,
ये आपका पिरामिड हो गया, ठीक है, छत के ऊपर, सॉरी, और इसके ऊपर जो है ये नीचे घर हो गया। तो सीधे पिरामिड वाले छत, बिल्कुल सीधे कोने वाले, ये सीधा कोना है और पिरामिड है, तो पिरामिड जो है छत, पिरामिड नुमा है छत, ठीक है। और इनके जो इस टाइम पर जो पाए जाते थे जो है आपकी सीढ़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, सीढ़ियों का ज़्यादा प्रयोग, सीढ़ियों का ज़्यादा प्रयोग का मतलब सीढ़ियाँ इनके अंदर बहुत होती थी, सीढ़ियाँ बहुत होती थी, बहुत सीढ़ियाँ होती थी संख्या में, ठीक है। और चौथा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ट्रायंगल पैथ, ट्रायंगल पैथ मतलब कि 3 रास्तों वाला रास्ता। ट्रायंगल पैथ मैं यहां पे बना देता हूं आपका, यहां पर, यहां बना रहा हूं, ये इस तरीके से जो है रास्ते होते थे ट्रायंगल, यहां से घूमना, यहां से घूमना, ये ट्रायंगल वाले पैथ। तो आपको तिपतिया, ट्रायंगल पैथ, ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है। और स्तंभों वाली दीवार होती थी, एक पॉइंट और लिख लेना, स्तंभों वाली दीवार, स्तंभों वाली दीवार। स्तंभों वाली दीवार किस तरीके से होती होगी, देखो, ये एक स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, ये चौथा स्तंभ हो गया। तो इनको जो है इस तरीके से इसे लिख लेना आप, ये देखो स्तंभ वाली दीवार होती थी, ये स्तंभ वाली आपकी दीवार हो चुकी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये तिपतिया ट्राइफॉल, सीधे कोने वाले पिरामिड छत हो गई, सीढ़ियां ज्यादा हो गई, ट्रायंगल पैथ हो गया, और आपका ये स्तंभों वाली दीवार हो गई। स्तंभों वाली क्या हो गई, दीवार हो गई। तो चारों आपके सारे के सारे पॉइंट आपके हो चुके हैं, ठीक है। आगे जो है हम इस्लामी वास्तुकला देखेंगे, आगे जो है इस्लामी वास्तुकला देखेंगे। इसमें और भी रोचक चीजें हैं। स्मारक जो होते थे, स्मारक भवन, वो जो होते थे वर्गाकार होते थे। कैसे होते थे, वर्गाकार, इस तरीके से, जिसके चारों एंगल जो है 90 वर्ग के आकार के होते थे। अगर आप देखोगे मतलब कि इस तरीके से बसे होते थे, ये पूरा ट्रायंगल होता था, और जो है आपका पूरा सब में जो है इसके बीच में जो है ताजमहल खड़ा कर दो या फिर कोई भी ऐसा भवन खड़ा कर दो, चारों तरफ से कोने बराबर होते थे। ये नहीं कि कोई सा टेढ़ा हो गया, एक मोड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता था। और इसमें जो है आपका जो प्रयोग होता था, काठ का प्रयोग भी होता था, मतलब कि लकड़ी जिसको बोलते हैं, काठ का प्रयोग भी होता था, और आपका ईंट का प्रयोग भी होता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, काठ का प्रयोग भी होता था और ईंट का प्रयोग भी होता था, और इसमें कहीं कहीं पत्थर का प्रयोग भी होता था। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस्लामी वास्तुकला जो है 14वीं शताब्दी के बाद, उसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता था। वो आपकी काठ भी थी, ईंट भी थी, और पत्थर, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग होता था, ठीक है। और यहाँ पर जो है गुंबद नहीं पाए जाते थे, गुंबद, इस वाले उसमें गुंबद नहीं पाए जाते थे, गुंबद नहीं पाए जाते थे, मीनारें पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी, मीनारें, गुंबद नहीं पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी, मीनारें, मीनारें पाई जाती थी, ठीक है, ये पाई जाती थी। तो गुंबद नहीं पाए जाते थे और मीनारें पाई जाती थी, ठीक है। और बहुमंजिले, बहुमंजिले, बहुमंजिल मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची मंजिल होती थी, इसका मतलब ये है। और मंजिलों की जो है छतें कैसी होती थी, ढलवा, ढलवा छतें होती थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं। स्मारक वर्गाकार, वर्गाकार हो गया, काठ, ईंट, पत्थर सबका प्रयोग होता था। काठ मतलब कि लकड़ी, गुंबद नहीं होते थे, मीनारों का प्रयोग होता था, और बहुमंजिलें होती थी, मंजिलें बहुत सारी होती थी। ढलवा छतें, ढलवा का छतें का मतलब ढाल वाली छतें, जैसे ये आपकी हो गई, ये तो आप देखोगे ये सब ढाल वाली छतें हो गई, ठीक है, ढाल वाली छतें। तो आपसे मैं यही कह रहा हूं कि आपका जो है किस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट जो है आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जो है क्या क्या देख लिया है, अवध शैली भी देख लिया है और कश्मीर शैली भी देख लिया। अवध शैली में इमाम बाड़ा, छोटा बड़ा दोनों देख चुके हैं, रूमी आपकी जो है दरवाजा भी देख चुके हैं। इसी तरीके से कश्मीर में 14वीं शताब्दी से पहले क्या बना था, 14वीं के बाद क्या बना है, दोनों देख चुके हैं।
चौदहवीं से पहले हिंदुओं ने जो बनाए थे वो भी देख चुके हैं, और आपके उसके बाद मुस्लिमों ने जो बनाए थे, इस्लामी ने, वो क्या क्या बनाए थे वो भी देख चुके हैं, और उस पर किस तरीके से बनाए थे, विशेषताएं जो हैं वो भी हमने देख ली है। हिंदू विशेषता जो थी वो भी देख ली है, और मुस्लिम विशेषताएं जो है वो भी देख ली हमने। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी की सारी चीज़ें, इससे एक समझ बढ़ती है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा एग्जाम दोगे, इवन अब तो छोटे एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों को। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ बेल आइकन आ रहा है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत आपका धन्यवाद होगा। पसीना आता है बहुत, लेकिन आपके लिए वीडियोज़ बनानी पड़ती है, फिर भी आगे भी बनाते रहेंगे।